तो हम एस के 117 कर रहे थे, एस के मेडिसन 1 to 17। तो हमने सेक्शन 1 कर लिया था, आज सेक्शन 2 है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओमेबिक लिवर एब्सेस के लिए वो मेट्रोनेडाजोल है। विच ऑफ देम हैव पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक एंड क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट ऑन हार्ट ग्लूकेगान है। अगर ये लोग देते सिर्फ आइनोट्रॉफिक इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक इफेक्ट, तो आप लगाते डिजॉक्सिन, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करता है, हार्ट कंट्रक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक। और जो हमारे पास ग्लूकेगान है वो हार्ट के मसल की कंट्रक्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, साथ में हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट को इंक्रीज करने को क्या कहते हैं, क्रोनोट्रॉपिक। विच ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली काजेस गैस गैंग्रीन, क्लॉस्ट्रिडियम विल्चाई काज करते हैं। फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस द पी वैल्यू ऑफ ड्रग शुड बी लेस देन 0.05, रट्टे वाली चीज़ है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आर वेरिएबल। ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना, सेम नहीं होते हमेशा। अ प्रेग्नेंट लेडी टुक ओनली फेरस सल्फेट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, शी विल हैव हैविंग डिफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, फेरस आयरन उसने लिया लेकिन उसको जो है फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने लिया नहीं है ना। ड्रग दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो इसमें हमारे पास कंट्राइंडिकेटेड है डिजॉक्सिन। बीटा ब्लॉकर्स जो है मेन स्टे ट्रीटमेंट है, और डिजॉक्सिन कंट्राइंडिकेटेड है। हुक्म में हम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे थे। द डॉक्टर शुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद पेशेंट बाय टेकिंग नेम प्लेस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, उसका नेम पूछेंगे, फिर प्लेस है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, बायोडाटा है ना। हार्मोन ऑलवेज एक्ट्स थ्रू साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म, तो ये टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करता है। इसका सेकंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एएमपी है। ये आपने फार्मा में पढ़े होंगे ना, जो जी कपल्ड सरफेस रिसेप्टर होते हैं ना, जी कपल्ड रिसेप्टर, जो उसमें 3 टाइप थे, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी, जी क्यू। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था। जी स्टिमुलेटरी वाले हमेशा आगे क्या करेंगे, अंदर सेल के अंदर एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फिर एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में क्या करेक्ट है, आर सेल्स आर अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ही लेयर होता है ना, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कल भी हमने पढ़ा था, समझाया भी था मैंने आपको। विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन टू डिफरेंशिएट नेवस सेमेनिकस एंड फ्रॉम सिगमेंटल हाइपोमिलेनोसिस। अब सिगमेंटल हाइपोमिलेनोसिस का क्या मतलब है, कि सिगमेंट्स हैं, छोटे छोटे पैच हैं हाइपोमिलेनोसिस के। हाइपो मीन्स लेस, मिलानिन, लेस मिलानिन का मतलब क्या होता है, मिलानिन क्या था, पिगमेंट था ना, डार्क पिगमेंट। तो छोटे छोटे हमारे पास पैचेज होते हैं जहाँ पे मिलानिन कम है, मतलब पेल 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 एरियाज होते हैं। तो नेवा सेमेनिकस भी इसी तरह होते हैं, पेल एरियाज। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन, डायस्कोपी। Parenchymal cells of liver are derived from endoderm. RBCs are protected from oxidative stress due to hexose monophosphate shunt. Hexose monophosphate shunt क्या प्रोड्यूस करवाता है, NADPH, ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और तो वो हमारे पास फिर हेल्प करता है, क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को। कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बाय हाइपोथैलेमस, क्योंकि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो था, एंटीरियर न्यूक्लियस जो था, वो क्या था, उससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर्स निकल रहे थे, और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस था या पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, उससे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। न्यूक्लियस रिलेटेड टू सेंसरी सप्लाई ऑफ लिम्स की सेंसरी सप्लाई के लिए कौन सा न्यूक्लियस हमारे पास होता है, वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस है। ये थैलेमस में होता है, इसके पास सेंसेशन आ रहे होते हैं मोस्टली तमाम, पेन, टच, टेम्परेचर वगैरह। और जो वेंट्रोपोस्टेरोमीडियल न्यूक्लियस होता है, उसके लिए फिर फेस से जो सेंसेशन आते हैं वो उसके पास जाते हैं। ग्लूकेगान सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय एक्सरसाइज। ग्लूकेगान की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसकी ब्रेकडाउन होगी तो ग्लाइकोजन आएगा ना, ग्लाइकोजनलाइसिस होगी, तो ग्लाइकोजनलाइसिस कौन करवाएगा, ग्लूकेगान, ठीक है, ये रिलीज होगा तो ये ग्लाइकोजनलाइसिस करवाएगा और ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। ग्लूकोज फिर मसल में जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा। अ वुमन कम्स टू यू विद स्वोलन आइज एंड, स्वोलन आइज के साथ वुमन आया है, एंड वार्म इन आई है, ऑर्गेनिज्म इज, ऑर्गेनिज्म, हाँ, आई के अंदर वार्म है, तो ये लुआ लुआ है। पेशेंट हैविंग कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, पीएच लो है,
बाइकार्बोनेट 10 मिली इक्विवेलेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड 65 व्हाट पिक्चर ऑफ ए बीजीज आर शोइंग। अब इसमें देखें पीएच कितना है 6.8 है, मतलब कम है। 7.35 से कम हो जाए तो वो एसिडोसिस है, तो ये एसिडोसिस है। और बाइकार्बोनेट देखें 10 है, बाइकार्बोनेट 22 टू 28 तक होता है, तो बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, मतलब बेस डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि बाइकार्ब डिक्रीज है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी प्रेजेंट है। तो ये मिक्स्ड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन COPD, हाइपो वेंटिलेशन सॉरी, मोस्ट कॉमन काज हाइपो वेंटिलेशन की क्या है, COPD है। V/Q रेशो इन COPD इज, ठीक है, वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन, V से वेंटिलेशन, इसका Q इसका मतलब परफ्यूजन। तो COPD में क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि COPD में वेंटिलेशन परफ्यूजन कम हुआ पड़ा होता है ना, तो इस वजह से लेस देन 1 है, मतलब परफ्यूजन कम नहीं, वेंटिलेशन कम हुआ पड़ा होता है। अब जो वो होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें V/Q रेशो मोर देन 1 होता है। क्यों उसमें मोर देन 1, इस वजह से होता है कि उसमें वेंटिलेशन ज़्यादा है लेकिन क्या है, परफ्यूजन कम है, इस वजह से उसमें मोर देन 1 होता है। इसमें पर क्या है, इसमें परफ्यूजन कम है ना, इसमें उसमें परफ्यूजन कम होता है, इसमें परफ्यूजन ज़्यादा है लेकिन वेंटिलेशन कम है। दोबारा समझा देता हूँ, ये V/Q है, ठीक है। अब COPD में क्या होगा, COPD में वेंटिलेशन डिक्रीज है ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वेंटिलेशन कम हो रहा है लेकिन नीचे वाला ज़्यादा है। तो नीचे वाला जब भी ज़्यादा होगा ऊपर वाला कम होगा ना, तो लेस देन 1 आएगा ना आंसर। तो COPD में लेस देन 1 है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या है, वेंटिलेशन हमारे पास ज़्यादा है लेकिन जो परफ्यूजन है वो कम है। परफ्यूजन क्यों कम है, क्योंकि एम्बुलस है ना, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो नीचे वाला अगर कम होगा ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो वो हमेशा मोर देन 1 आता है। और ये ज़्यादातर ये हम करते भी उसी के लिए थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। एनॉक्सिक एनॉक्सिया फर्स्ट साइन लेसिट्यूड, इनॉक्सिक एनॉक्सिया का ये मतलब है इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम आ रहा है। हाँ वैसे हाइपोक्सिया होता है कम को, एनॉक्सिक का मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन का ना होना, कि एनवायरमेंट में नहीं है उसकी वजह से बॉडी के अंदर नहीं है। फेशियल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन हैज़ व्हाट रिलेशन टू पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड के पास पोस्टीरियर टू इट है, उसके पोस्टीरियर ये पास होता है। इन HIV विच सेल्स विल बी लो, HIV के अंदर कौन से CD4 सेल्स लो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स विल हैव मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, वो लार्जली हाइड्रोफोबिक एयर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जो मालिक्यूल हाइड्रोफोबिक होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी होते एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोफोबिक का मतलब यही है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये उसके बावजूद ये कह रहा है कि हालांकि हाइड्रोफोबिक हैं वाटर से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी बहुत उसमें सॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी फिर जो होती है बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यंग बॉय डिवेलप्ड फीवर हाइपोटेंशन एंड एरिथमेटस पैचेज और द टंग एंड लिम्स है। यंग बॉय है जिसको फीवर है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, उसमें पैचेज हैं रेड ट्रंक और अपर लिम्स के ऊपर, टॉक्सिन इन्वॉल्व, इसमें टॉक्सिन कौन सा होता है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, स्कारलेट फीवर इसको कहते हैं ना, फीवर है, साथ में क्या है, एरिथमेटस पैचेज वगैरह होते हैं, हाइपोटेंशन भी होता है, और ये स्टेफ और ये बात करवा रहा था ना, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम भी इसको कह रहे थे। स्मूथ मसल फाइबर्स आर लिंक मोनोन्यूक्लियोटाइड, स्मूथ मसल मोनोन्यूक्लियोटाइड इन हेल्थी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स में एक्सीड द ऑक्सीजन सप्लाई इन विच, हेल्दी मैन में स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई एक्सीड हो जाती है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एक्सीड हो जाती है देन दी ऑक्सीजन सप्लाई, जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उसके मुकाबले में मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इस वजह से फिर स्केलेटल मसल में एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है ना, एनारोबिक की वजह से फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो फिर फैटी काज करेगा। इन फोर्स्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक विच लिगामेंट इज टॉर्न है, लिगामेंटम न्यू की टॉर्न होता है, अगर फोर्स्ड फ्लेक्शन होंगे करेंगे नेक की बहुत तेज़ी से ना, तो वहाँ पर लिगामेंटम न्यू की होती है, वो रप्चर हो सकता है। कॉन्फिडेंस क्योंकि वो प्रिवेंट करा होता है वैसे फ्लेक्शन को, एक्सेसिव फ्लेक्शन को ना, लेकिन अगर आप झटके से फोर्स फ्लेक्शन करेंगे तो फिर वो रप्चर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लिमिट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एरर एंड टी वैल्यू, रट्टे वाली चीज़ है, बायोस्टैट की है। उसके आगे है वेरिकोज ट्राइट इंक्लूड है एंडोथेलियल इंजरी, अच्छा वेरिकोज ट्राइट में 3 चीज़ें थी, एंडोथेलियल इंजरी था, हाइपर कोगुलेबिलिटी था, तीसरा वो था स्टेसिस,
ब्लड स्टेसिस। तो ब्लड की अगर मूवमेंट कम हो रही है, स्टेसिस है ना, तो वहाँ पर क्लाट बन सकता है, या फिर एंडोथेलियल सेल्स अगर इंजर्ड हुए हैं ब्लड वेसल के अंदर तो वहाँ पर भी क्लाट बन सकता है। और तीसरा हमारे पास हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो इन तीनों कंडीशन को, ये तीनों कंडीशन को हम नाम देते हैं वेरिकोसाइट। ये तीनों क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर क्या, डीवीटी के लिए, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए। आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी है, हेपेटोसाइट्स विल जनरेट ड्यू टू हेपेटोसाइट्स ग्रोथ फैक्टर है। पार्शियल हेपेटेक्टोमी मतलब लिवर का कोई लोब या कुछ हिस्सा उसका हमने निकाल दिया है। अब क्या है, हेपेटोसाइट दोबारा बनेंगे हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर के थ्रू की मदद से। लिम्फ फ्रॉम द स्टमक ड्रेन्स इनटू सीलियक लिम्फ नोड्स में जाएंगे, ठीक है, स्टमक से। स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड इज इनहांस्ड बाय डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व वैसे भी नॉर्मली भी क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व लेट होता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एरोटिक वाल है वो जल्दी क्लोज होगा, और ये जो पल्मोनरी वाल है वो थोड़ा सा लेट। उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। लेकिन कभी कभार क्या है, अगर पल्मोनरी वाल्व बहुत देर तक खुला रहा है तो फिर उसको हम कहेंगे वाइड स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट अपर। तो ये राइट अपर एंड लोअर लिम्ब वीकनेस, एंगल ऑफ माउथ डिवेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अच्छा, राइट साइड के अपर लोअर लिम्ब वो हैं वीक हैं, और साथ में एंगल ऑफ माउथ लेफ्ट साइड पे डिविएट है, मतलब राइट साइड के जो मसल्स हैं वो डैमेज हुए हैं फेस के। तो राइट साइड का फेस है और राइट साइड का लिम्ब है, अपर और लोअर लिम्ब है। तो साइट ऑफ लीजन कहाँ पे होगा, इंटरनल कैप्सूल में है। ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। ये मैं जो है आपको मैंने जो फेशियल नर्व पाल्सीज हैं और क्रास्ट वर्सेस अनक्रास्ट हेमिप्लेजिया उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाए हैं, तो वो वाला लेक्चर आप देख लेना। वेन कीप्स, ये क्या है, ये अनक्रास्ट हेमिप्लेजिया, सेम साइड का फेस है, सेम साइड की बॉडी इन्वॉल्व है। लेकिन ये अनक्रास्ट हेमिप्लेजिया क्या है, ये अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में होता था। और जो क्रास्ट हेमिप्लेजिया जिसमें एक साइड का फेस अपोजिट साइड का बॉडी, तो उसको कहते हैं क्रास्ट हेमिप्लेजिया, वो लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में होता था। वेन कीप मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन देम बिकॉज वेन्स हैव मोर कंप्लाइंस। हाँ, वेन में ज़्यादा कंप्लाइंस होता है, उसकी वजह से उनके अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। अब why with chymosis and bleeding from circumcision heart two brothers have the same problem, investigation to be coagulation study करेंगे। वॉन विली ब्राउन डिजीज़, या फिर उसको वॉन विली ब्राउन डिजीज़ भी वैसे हो सकता है, और वो देखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी होती है ना, विटामिन के की डिफिशियंसी। पुरुलेंट या हीमोफिलिया वगैरह भी हो सकता है। पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस इस काज्ड बाय बैक्टीरिया की वजह से होता है। ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन वेन इन्वॉल्व लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में जो पोर्टल वेन के पास जो भी वेन्स आ रहे होते हैं ना, तो बैक फ्लो, क्योंकि पोर्टल वेन में अभी प्रेशर ज़्यादा है तो बैक फ्लो होता है उन वेन्स पे जिन वेन्स से पहले ब्लड आ रहा था। तो वो वेन्स कौन से हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होता है जो कि एसोफेगस में होते हैं। तो उनके अंदर जब ब्लड ज़्यादा वापस जाएगा तो वो इनगार्ज हो जाएंगे, उनसे ब्लीडिंग होती है, हेमाटोमेसिस होती है। टेस्ट सेंसेशन पासिस थ्रू, टेस्ट सेंसेशन कहाँ से पास होते हैं, थैलेमस से पास होते हैं। बिटवीन मील्स के दरमियान, दो खानों के दरमियान लिवर मेंटेन करता है शुगर लेवल को, किस प्रोसेस के जरिए, ग्लाइकोजनलाइसिस के जरिए, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है ना। लो डोज एस्पिरिन एक्ट्स ऑन, ये कल भी होने पड़ा था, थ्रोम्बोक्सिन A2 पे एक्ट करता है, और इस तरह से ये प्रिवेंट करता है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को। कैट इज डिसेबरेटेड एट मिड कोरिकुलर लेवल, एक्सजरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हो जाएगा कैट में। स्टोन इन पैरोटिड ग्लैंड डक्ट विल काज, पैरोटिड ग्लैंड में स्टोन है तो वो क्या काज करेगा, क्योंकि अब स्टोन है, ब्लॉक हो चुका है, तो अब पैरोटिड ग्लैंड में क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, एपोप्टोसिस को कहते हैं। वुमन हैविंग इंक्रीज्ड एपेटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, नेबर्स कंप्लेन ऑफ हर स्ट्रेंज बिहेवियर लीजन एट, कहाँ पे है, एपिथैलेमस में। हाँ, इंक्रीज एपेटाइट है, इंक्रीज थर्स्ट है, तो ये क्या है, ये एपिथैलेमस में होते हैं ना, हर थर्स्ट सेंटर है और एपेटाइट सेंटर वगैरह। और क्या है, स्ट्रेंज बिहेवियर भी है, तो ये क्या है, एपिथैलेमस डैमेज हुआ है। नॉर्मल रेजोनेंस एट बैक कैन बी फेल्ट एट द लेवल ऑफ 10th रिप पे। बैक के ऊपर अगर आप रेजोनेंस चेक करना चाहते हैं, रेजोनेंस का मतलब वो वाइब्रेशन होते हैं ना स्पेशल टाइप के, तो वो 10th रिप तक हमारे पास वो सेंसेशन मतलब प्रॉपरली आप रिसीव कर सकते हैं। फीवर इज काज बाय इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। COPD इन्वेस्टिगेशन, COPD में हम लोग VBIQ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है 0.1 होता है, मतलब लेस देन 1। पल्मोनरी एम्बुलेंस में मैंने आपको कहा 1 से ज़्यादा होता है।
0.1 नहीं 1 से, ठीक है, मोर देन 1 होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन इंफीरियर फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया होता है, जिसको मोटर एरिया कहते हैं। ये डैमेज होता है तो क्या ब्रोकाज एफिजिया होता है। प्लूरल प्लेक्स आर फाउंड इन एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या है, फैक्ट्री वर्कर्स में होता था, तो लंग्स में जाके एस्बेस्टस एक्यूमुलेट होता है और ये प्लूरल प्लेक्स फिर वहाँ पे बनाता है। उसके बाद पेशेंट विद 1 डे डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, लेब्स में हाइपोक्लोरीमिया, क्लोराइड कम है, हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम कम है, हाइपोनाट्रीमिया, सोडियम कम है, लेकिन बाइकार्बोनेट लेवल उसमें नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पोटाशियम भी कम है ना, लेकिन बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, लेकिन ये है क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सर्वाइकल मेटाबॉलिज्म व्हाट टेस्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड गुड है, तो पेप स्मीयर बेस्ट होता है ना सर्वाइकल मेटाबॉलिज्म के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग के लिए करते थे ना। मलिग्नेंट कैंसर इज डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ, या सर्वाइकल डिस्प्लेजिया को देखने के लिए मलिग्नेंट कैंसर को डायग्नोज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेजन के बेस पे। अगर वो इन्वेट नहीं है तो हम कहते हैं बिनाइन है, अगर वो इन्वेट कर गया तो हम कहते हैं मलिग्नेंट है। पेनिसिलिन ड्रग रिएक्शन काजेज, इन्वेट का क्या मतलब था, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। अगर वो इन्वेट नहीं कर रहा ना, क्रॉस नहीं कर रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन को, उसको हम नाम दे रहे थे बिनाइन ट्यूमर या कार्सिनोमा इन सिटू। पेनिसिलिन ड्रग रिएक्शन काजेज, पेनिसिलिन ड्रग रिएक्शन काज करेगा क्या, ब्रोंकोस्पाज्म काज करता है, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक काज करता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन काज करता है ना। साइटोस्केलेटन कनेक्टेड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरमीडिएट सॉरी इंटीग्रिन होता है। रिंग इन आई, रेज लिवर इंजाइम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, यूरिनरी कॉपर लेवल मोर देन सीरम सिरोप्लाज्मिन लेवल, तो यूरिन के कॉपर लेवल पहले चेक करेंगे। और ये भी स्पेशली इसमें हम क्या पेनिसिलामाइन देते हैं, उसके बाद यूरिन में कॉपर लेवल पर चेक करते हैं, क्योंकि पेनिसिलामाइन क्या है चिलेटिंग एजेंट है, वो कॉपर को अपने साथ यूरिन में ले जाएगा। यूरिन में नॉर्मली लोगों में, नॉर्मल लोगों में तो थोड़ा ले जाएगा, लेकिन अगर ब्लड में पहले से हमारे पास ज़्यादा है कॉपर ना, तो उनमें पेनिसिलिन देंगे तो बहुत ज़्यादा यूरिनरी कॉपर होगा। तो ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। दूसरा क्या है, सीरम सिरोप्लाज्मिन लेवल पर चेक करते हैं। थायराइड मतलब वो अगर ये आप नहीं करें तो वो करेंगे ना, वो सेकेंडरी टेस्ट है। सिरोप्लाज्मिन क्या है, कॉपर को कैरी कर रहा था ना, लेकिन सिरोप्लाज्मिन इसमें कम होता है इस डिजीज़ में। विल्सन डिजीज़ की बात कर रहे हैं ना, ये विल्सन डिजीज़ है। और रिंग जो आई के अंदर इसको कह रहे थे काइदर फ्लेशर रिंग। थायराइड लाइज इन, थायराइड कहाँ पे, प्रीट्रिकल फेशिया में प्रेजेंट होता है, जिसने ट्रेकिया को भी कवर किया होता है, थायराइड को भी कवर किया होता है। माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर स्टार्ट्स इन 4th मंथ के ऊपर। ट्रांसमीटर एट ऑटोइम्यून गैंग्लियन स्टाइल कोलिनी, बार बार मैंने आपको समझाया, कल भी समझाया था। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो होते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक के हों, चाहे पैरासिम्पैथेटिक के हों, चाहे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के हों, सबके प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, स्टाइल कोलिन रिलीज करेंगे गैंग्लियन के अंदर। पैरामिडल ट्रैक लीजन विल शो क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। पैरामिडल ट्रैक का अगर लीजन होगा तो उसमें क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी, क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी भी मैंने पहले समझाया था। जैसे चाकू होता है, चाकू को जब आप ओपन कर रहे होते हैं ना, उसमें कितनी ज़्यादा रिजिडिटी होती है, इसी तरह फ्लेक्शन अगर आप करवा रहे हैं फुल रिजिड होता है, लेकिन क्या लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें वो फिर बहुत तेज़ी से खुद ब खुद बंद हो जाता है। या ओपन अगर कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, लेकिन आखिरी हिस्सा वो खुद ब खुद फिर ओपन हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। लिवर ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर फ्यू मिनट्स इज बाय प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है, ये है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो होता है विद इन मिनट्स होता है, वो क्या होता है, पहले से एंटीबॉडीज़ बने हुए पड़े होते हैं। तो अगर आप कोई टिश्यू इंटर कराते हैं और उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो उसको विद इन मिनट्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा, रिएक्शन होगा। तो ये क्या है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स की वजह से इसको कहते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। लेकिन अगर आप डालते हैं टिश्यू वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद फिर क्या है, कुछ हार्स या डेज के बाद अगर वो स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन, तो उसको हम नाम देते हैं एक्यूट रिजेक्शन, मतलब कुछ हार्स के बाद और या फिर 1 डे में। लेकिन अगर कई दिनों बाद, हफ्तों बाद होता है, तो उसको कहते हैं क्रोनिक रिजेक्शन। एक्सेसिव वोमिटिंग काजेज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। मूविंग बस विल स्टिमुलेट यूट्रिकल। एक्सेसिव वोमिटिंग काजेज क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज करता है एक्सेसिव वोमिटिंग। क्यों, क्योंकि HCl होता है स्टमक में, वो सारा HCl क्या है, एसिड है, तो वो रिमूव हो रहा है, तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी ना। बस को जब मूव कराते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा यूट्रिकल एक्टिवेट होता है, मतलब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के लिए यूट्रिकल कंट्रोल कर रहा था। और अगर लिफ्ट में उसमें लिफ्ट के अंदर कोई जा रहा होता है ऊपर की तरफ, तो वो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, उसके लिए सैक्यूल कंट्रोल कर रहा होता है उसको। और अगर कार्ट व्हील है ना, कार्ट व्हील जैसे होता है सर्कुलर मोशन, तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है सेमी सर्कुलर के नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको कहते हैं। नोजिया वोमिटिंग विद वर्टाइगो
नोजिया वोमिटिंग वर्टाइगो के साथ क्या है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में मसला है। वी से वर्टाइगो, वी से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस या वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर एयर, तो उसकी वजह से फिर होता है। इन प्रेगनेंसी एंटी कागुलेशन इज़ यूज है, कौन सा एंटी IV हेपरिन यूज होता है प्रेगनेंसी में एंटी कागुलेशन, क्योंकि बाकी जो वो होता है वारफेरिन वो जो है कंट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि टेराटोजेनिक है। कार्डिक मसल कांट बी टेटनाइज बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये भी मैंने आपको समझाया था कार्डियो के लेक्चर्स में। एंटीबॉडीज टू कैल्शियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम चैनल्स वो होते हैं किस में, लेम्बर एटन सिंड्रोम में। माइस्थेनिया ग्रेविस में तो स्टार कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट होते हैं ना, और लेम्बर एटन सिंड्रोम में कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। कैल्शियम चैनल भी कौन से होते हैं, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल जो होते हैं, ये मैंने बताया था आपको इस तरह से। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर अगला न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है या फिर मसल है। और यहाँ से हमारे पास जब आ रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल होता है। कैल्शियम चैनल नहीं है ये, फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल यहाँ पे साइड पे होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, सामने नहीं होते हैं, ये साइड पे ना, इसके साइड पे एक्सॉन के। तो कैल्शियम यहाँ से इंटर, यहाँ से अगर इम्पल्स आता है ना, तो फिर क्या है, यहाँ से कैल्शियम भी इंटर होता है। ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं ना, वेसिकल के अंदर पड़े होते हैं, ये कैल्शियम उन न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल को इस मेम्ब्रेन तक ले जाएगा और यहाँ से कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएगा साइनेप्स के अंदर, ताकि वो एक्शन कर सके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। तो ये कैल्शियम चैनल जो है प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल, उनको ये क्लोज कर लेम्बर एटन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं लेम्बर एटन में। तो उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो फिर क्या है, कैल्शियम इंटर नहीं होगा। कैल्शियम इंटर नहीं होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल क्या है, ये मेम्ब्रेन तक ठीक से नहीं जा पाएंगे, थोड़े थोड़े जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ये बंदा क्या है एक्टिविटी शुरू करता है, एक्टिविटी करने से क्या है, कैल्शियम बढ़ जाता है, तो कैल्शियम थोड़ा बहुत फिर इंटर हो सकता है, चाहे एंटीबॉडीज़ हों भी ना, तो वो कैल्शियम इंटर होगा तो फिर क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ ले जाएगा, ठीक है, और एक्टिविटी मसल्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से लेम्बर एटन सिंड्रोम में एक्टिविटी करने से क्या है, मतलब सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह स्टिफनेस होती है, उसके बाद जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वो उसकी स्टिफनेस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में अपोजिट होता है, एक्टिविटी करने से वो एंटीबॉडीज़ बढ़ते जाते हैं और एसिटाइलकोलिन कम होता जाता है, और इवनिंग के टाइम पे बहुत फैटिक और टायर्डनेस होती है माइस्थेनिया में। ये दोनों ऑटो इम्यून वो हैं, डिजीज़ हैं। सर्वाइकल एक्सटेंशन इंजरी, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत कॉमन है, वो दूसरा लेम्बर एटन लेस कॉमन है। सर्वाइकल इंजरी है, सर्वाइकल एक्सटेंशन इंजरी। अच्छा, अब एक्सटेंशन है, कल हमने पढ़ा था फ्लेक्शन, सर्वाइकल फ्लेक्शन अगर हम लोग तेज़ी से फोर्स करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें लिगामेंटम न्यूक्ली डैमेज हो रहा था, और अभी सर्वाइकल एक्सटेंशन हो रही है ना, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये भी कल भी हमने ये वाला पढ़ा था सर्वाइकल एक्सटेंशन, उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रही थी अपर लिम्ब की। लंबर ट्राइंगल एंटीरियर बॉर्डर, लंबर ट्राइंगल का एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। टोसिस है, माइड्रियासिस है, एनाइसोकोरिया है। टोसिस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, मेडियासिस में प्यूपिल डायलेट है। एनाइसोकोरिया का ये मतलब है कि जो हमारे पास लेंस का शेप है वो हमारे पास डिफरेंट है, दोनों का सेम नहीं है। एन मतलब डिफरेंट ना, एनाइसो डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल गेज डिप्लोपिया, और हॉरिजॉन्टल गेज डिप्लोपिया उसको हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल उसमें। तो ये कौन सा नर्व पार्ट सी है, एक्लोमोटर नर्व पार्ट सी है, क्योंकि टोसिस भी इसके एक्लोमोटर नर्व में होता है, मेडियासिस भी इसकी पार्ट सी में होता है, और साथ में हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया वो भी इसी में होता है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, ब्रिस्क एंकल एंड नी रिफ्लेक्स है, और एब्सेंट बाइसेप रिफ्लेक्स है। स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन किस लेवल पे है, C5 C6 के लेवल पे है। बाइसेप जर्क प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से। उसके बाद है मिड ल्यूटियल फेस, विच हार्मोन इज एट पीक है। मिड ल्यूटियल फेस में प्रोजेस्टेरॉन पीक के ऊपर होता है, इंक्रीज बोथ बट पीक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के दौरान हमारे प्रोजेस्टेरॉन, वैसे तो एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है, लेकिन पीक कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, मिड ल्यूटियल फेस में। और डिफ़िकल्टी इन मिड ल्यूटियल फेस का ये मतलब है, ये जो कार्पस ल्यूटियम बना होता है ना, उसके मिड, उसका जो मिड होता है उस दौरान। डिफ़िकल्टी इन मीडियल मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट वाइल लेटरल इज़ फाइन ड्यू टू, ठीक है, लेटरल मूवमेंट सोल ऑफ फुट की फाइन है, लेकिन जो मीडियल मूवमेंट है वो उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है। तो टिबियालिस पोस्टीरियर और एंटीरियर में मसला है, क्योंकि टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर इन्वर्जन करवा रहे थे या मीडियल मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट करवा रहे थे। टर्मिनल इलियम डिसेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्मिनल इलियम को अगर हमने काट दिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, स्टेटोरिया, क्योंकि टर्मिनल इलियम के अंदर हमारे पास क्या वो एब्जॉर्ब हो रहे थे चीज़ें सारे हमारे पास फैट वाले, तो वो हमने जब वो कर दिया तो फिर वो फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, स्टेटोरिया होगा।
डिक्रीज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बाय एटिलेक्ट्रिसिस अगर होगी तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो लंग्स में होता है वो डिक्रीज होगा। लोअर लिप ब्लीड, लोअर लिप से ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे स्टॉप करेंगे, कंप्रेस करेंगे फेशियल आर्टरी को बायलैटरली, क्योंकि फेशियल आर्टरी के ब्रांचेज आ रहे होते हैं लिप्स तक ना, तो दोनों दो फेशियल आर्टरी होते हैं ना, राइट पे लेफ्ट पे, उन दोनों को हम लोग ब्लॉक करेंगे तो उनसे ब्लीडिंग हमारे पास लिप से रुक जाएगी। बायलैटरल लैक्रिमल एंड पैरोटिड ग्लैंड ड्राइनेस है तो डायग्नोसिस ये जागरण सिंड्रोम है, ठीक है। बायलैटरल इसमें ड्राइनेस होती है पैरोटिड ग्लैंड की। उसके बाद है 60 to 80% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन 24 आवर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ किडनी है। पीसीटी से 65% वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ यहीं से ग्लूकोज इतना ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ग्लूकोज 65 से भी ज़्यादा 80 to 85 तक ग्लूकोज यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, और सोडियम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो मैक्सिमम चीज़ें पीसीटी में एब्जॉर्ब होती हैं। एस्परजिलस, और वो भी बगैर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ज़्यादातर एब्जॉर्ब होते हैं। एस्परजिलस एंड स्ट्रेप फॉरियस रिकरेंट इन्फेक्शन, व्हाट इम्यून डिजीज, NADPH ऑक्सीडेज है। हाँ, NADPH ऑक्सीडेज अगर हमारे पास एक डिजीज़ होता है उसमें ये डिफिशिएंट होता है तो उसकी वजह से एस्परजिलस और स्ट्रेप फॉरियस के रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। इसके बाद है, क्योंकि NADPH ऑक्सीडेज का काम क्या था, NADPH को बनाना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रिवेंट कराता सेल्स को। तो अब जब ये नहीं होगा तो क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो फ्री रेडिकल्स बना रहा था ना ये एंजाइम, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनको जो है न्यूट्रोफिल्स किल नहीं कर पाएंगे। तो जब किल नहीं कर पाएंगे तो इनके हमारे पास वो होंगे इन्फेक्शन बार बार। 65-year-old on HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर 10 years, सिस्टर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इज शी इज एट रिस्क ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और कभी कभार ये BRCA1 म्यूटेशन है ना, और कभी कभार ऐसे होता है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं दिया हुआ था, ओरियन कैंसर दिया होता है, तो ओरियन कैंसर के चांसेस भी BRCA1 में वो भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। विच एटीटी, कौन सा एटीटी एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी ड्रग जो है कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्वार्फिज्म एंड क्रिटिनिज्म डिफरेंट बिकॉज सेवरल मेंटल सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इन क्रिटिनिज्म। तो ड्वार्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, क्रिटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन होती है। क्रिटिनिज्म आपको पता होता है, पता होगा, बच्चों में जो हाइपोथायराइडिज्म होती है ना अगर सीवियर, तो उसमें क्रिटिनिज्म हो जाएगी। सब मेंटल एंड सब मेंटिबुलर बोथ नोड्स आर इन लार्ज, साइट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी कहाँ पे होता है, लोअर लिप में, क्योंकि लोअर लिप का लिम्फ जो है ड्रेनेज कर रहा होता है सब मेंटल और सब लिंगुअल नोड्स में, तो इस वजह से वो हमारे पास क्या है, स्पूलन हो गए ना। पेशेंट कम्स विद शॉक एंड फेलिंग हार्ट है, विच न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग शुड बी गिवन है, डोपामीन देंगे शॉक में ना। और उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व, कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन देते याद रखें, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में एपिनेफ्रिन दे रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन पेन, पेन के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामेट, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आर्ट्रियल रिप्रोडक्शन वेव सीन इन 3rd degree हार्ट ब्लॉक, हाँ 3rd degree हार्ट ब्लॉक में आपको आर्ट्रियल रिप्रोडक्शन के वेव दिखाई देंगे, वैसे आर्ट्रियल रिप्रोडक्शन के वेव नहीं होते, ठीक है। आर्ट्रियल डिप्रोडक्शन के तो होंगे, वेंट्रिकुलर डिप्रोडक्शन के भी होते हैं, वेंट्रिकुलर रिप्रोडक्शन के भी होते हैं, लेकिन आर्ट्रियल रिप्रोडक्शन का वेव नॉर्मल ECG में नहीं होता, सिर्फ 3rd degree हार्ट ब्लॉक में होगा। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट लाइज इन सब एंडोकार्डियम में होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मतलब ये देखें SA नोड क्या है, ये लोकेटेड है सब एपिकार्डियम में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम का, ये तो पेस मेकर है ना SA नोड। अभी AB नोड क्या है, वो कंडक्टिंग सिस्टम है, वो कहाँ पे है, ये देखें एंडोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में लाई करता है सब एंडोकार्डियम में। कंडक्टिंग सिस्टम सब एंडोकार्डियम में है, AV नोड है एंडोकार्डियम में। हाँ, कंडक्टिंग सिस्टम का ये मतलब है AV नोड से भी आगे जो बंडल ऑफ हिस है और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच हैं और परकंजी फाइबर्स हैं, उनको कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो वो हमारे पास सब एंडोकार्डियम, वो एंडोकार्डियम के नीचे हैं, AV नोड फिर एंडोकार्डियम के अंदर है, और SA नोड क्या है, फिर एपिकार्डियम के नीचे है। सुपीरियर रेक्टल इज अ ब्रांच ऑफ इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, और मिडिल रेक्टल आर्टरी फिर किसकी ब्रांच होती है, कॉमन इलिक इंटरनल इलिक की आर्टरी की, यहाँ पे दिया हुआ है ना। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांच है, और इंटरनल इलिक खुद कॉमन इलिक की ब्रांच है, और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की। ये आपने रटने हैं, ठीक है। तो पहले आप याद रखें कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, मतलब रेक्टम के 3 आर्टरीज है ना, तो वो किस किस की ब्रांच है, तो वही पढ़ रहे हैं। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी पर ब्रांच है किसकी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की। फाइवोट
पाइवोट पॉइंट, अच्छा पाइवोट नहीं है, मैं समझा पाइवोट जॉइंट लिखा होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ पेंटर कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक, कल भी पढ़ा था। टूरिस्ट 2 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अनदर कंट्री प्रेजेंट्स विद अ फीवर है, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है एंड मैक्यूलर रैश है। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस भी उसमें प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन, उसको एक्यूट HIV हो गया है, उसकी वजह से इसको लिम्फेडेनोपैथी भी है, मैक्यूलर रैश भी है। शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन DCT, अल्डोस्टेरोन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कार्पस ल्यूटियम से। इन्फ्लुएंजा का ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामिविर है। गैस्ट्रोक्नीमिया, साइज बल्क रिड्यूस ड्यू टू डिसयूज एट्रोफी ड्यू टू लॉस ऑफ मसल प्रोटीन। हाँ, इसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे गैस्ट्रोक्नीमियस को, जो कि हमारे पास जो लेग का लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब का या लेग का जो हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स जो होते थे ना, उसमें एक मसल होता है गैस्ट्रोक्नीमियस, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा, डिसयूज एट्रोफी। 5 days आफ्टर MI सेल्स अबंडेंट इन, MI के बाद सेल्स 5 days के बाद सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेज। अगर वो कहता 1 to 2 days तो उसमें न्यूट्रोफिल आपने लगाने थे, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वही होते हैं। कैंसर कॉमनली एसोसिएटेड विद HIV कैपोसी सार्कोमा होता है। सेल्स इन मोन्टॉक्स रिएक्शन, मोन्टॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था, PPD। ये होता है TB के लिए टेस्ट करवाते हैं ना, पल्मोनरी TB के लिए, तो इसमें T सेल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है PPD में। टाइप 4 का मतलब है T सेल मीडिएटेड, और बाकी जो रिएक्शंस होते हैं टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उनमें क्या है एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। टाइप 4 में सेल मीडिएटेड वो होता है इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोकेटेड इन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायंसेफलान में लोकेटेड होता है। पैंक्रियाटिक, लेकिन एंटीरियर जो है वो टीलेंसेफलान का पार्ट है। पैंक्रियाटिक नॉर्मल टिश्यू इन स्टमक इज कॉल्ड, उसको कहते हैं कोरिस्टोमा। ये कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल टिश्यू हो लेकिन उसकी लोकेशन अगर अब नॉर्मल लोकेशन पे वो प्रेजेंट हो तो उसको कोरिस्टोमा कहते हैं। अब पैंक्रियाटिक जो है, जो पैंक्रियास का टिश्यू होता है उसी तरह का नॉर्मल टिश्यू है पैंक्रियास का, लेकिन वो प्रेजेंट है स्टमक में, तो ये कोरिस्टोमा हो गया। विच हार्मोन अफेक्ट बोथ बॉडी वेट एंड ग्रोथ है, वो है लेप्टिन। मदर O, फादर A एंड बेबी का AB है। वरीड पेशेंट बेस्ट पॉसिबल टेस्ट टू डायग्नोस, तो वो क्या है उसमें बॉम्बाई फिनोटाइप टेस्ट करते हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मदर को O है, फादर को A है, लेकिन बेबी AB हो गया। अब ये बेबी AB हमारे पास कैसे हो गया कि उसमें जो वो है एक बम्बई फिनोटाइप एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। ये आपने FSC में भी पढ़ा होगा। स्मूथ मसल्स फीचर, स्मूथ मसल का फीचर क्या है, केपेबल ऑफ स्मूथ एंड सस्टेन कंट्रैक्शन उसके अंदर होते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक कौन करवाता है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, ये भी पहले पढ़ाया था कि रेस्टिंग स्केलेटल मसल में इंसुलिन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करवाने के लिए, स्केलेटल मसल के सेल के अंदर। लेकिन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, बगैर इंसुलिन की उसके वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो होता है स्केलेटल मसल सेल्स में ना, वो ग्लूकोज को, वैसे तो इंसुलिन डिपेंडेंट है एट रेस्ट, लेकिन एट एक्सरसाइज वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो जाता है, ग्लूकोज का अपटेक करता है विदाउट इंसुलिन। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद हाइपोक्सिया। हाँ, ऑक्सीजन का जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए वो डिक्रीज होता जाता है जैसे ऑक्सीजन कम होता है। देखें, अगर बॉडी में पहले से ऑक्सीजन कम है तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो फिर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जितना ऑक्सीजन अटैच है वो हीमोग्लोबिन कोशिश करेगा सारे ऑक्सीजन को छोड़ दे, ताकि वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल सके, क्योंकि टिश्यूज़ को ज़रूरत है इस टाइम। तो इस वजह से जब ये ऑक्सीजन कम होता है इन्वायरमेंट में या बॉडी के अंदर, तो उस वक्त ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन से ईजिली वो हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन बहुत हो तो उस वक्त हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। इंसुलिन मेटाबॉलिक फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, ये उसका मेटाबॉलिक फंक्शन है, क्योंकि इंसुलिन मैंने आपको बताया ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब ये एनाबॉलिज्म करवाता है, छोटे छोटे मालिक्यूल्स को मिला के बड़े मालिक्यूल्स बनाता है, अमीनो एसिड्स को मिला के क्या बनाएगा, प्रोटीन को बनाएगा। ड्रग यूज्ड इन वुल्फ पार्किंसन डिजीज, ट्रोपेरिडोल, ये याद रखें। राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन जो होता है उसकी रेमिनेंट होती है राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर।
एबिलिटी टू रिकग्नाइज फेजेस, इसको कह रहे थे प्रोस्पोगोनोजिया। तो ये लॉस हो जाता है किसमें, इंफीरियर टेम्पोरल रीजन में। टेम्पोरल लोब जो होता है वो अगर डैमेज होगा तो उसमें पेशेंट जो है फेसेस को पहचान नहीं पाएगा कि ये बंदा कौन है वो कौन है। प्रोस्पोगोनोजिया भी इसको कहते हैं, प्रोस्पेगोनोजिया। पार्ट ऑफ बेजल गैंग्लिया क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, प्यूटामिन है। अच्छा ये एमसीक्यू तो गलत है, ठीक है, ये क्योंकि क्वाड्रेट न्यूक्लियस और ये प्यूटामिन दोनों हमारे पास पार्ट हैं बेजल गैंग्लिया के। एड्स इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोग्नोसिस CD4 सेल्स देखेंगे, अगर वो हमारे पास कितने हैं कितने नहीं हैं उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि एड्स सवियर एड्स है या लेस सवियर है। लेग एरिया इन सेरिब्रम, उसको ACA कंट्रोल कर रहा होता है। सेरिब्रम में जो लेग एरिया होता है उसको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कंट्रोल करता है। अब ये देखें फिर से एसिडोसिस है, pH 7.3 है और PCO2 इंक्रीज है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और बाइकार्बोनेट 25 है, नॉर्मल है। डायग्नोसिस क्या है, बी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब इसमें अगर ये बाइकार्बोनेट थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाता तो हम कहते हैं ये क्या है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपोकार्बिया लेफ्ट शिफ्ट कॉल्ड, उसको पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, क्योंकि अभी तक उसने पीएच को नॉर्मल नहीं किया होता ना। फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट होता 30 तो हम कहते हैं पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अगर ऐसे ये जो बाइकार्बोनेट है थोड़ा इंक्रीज होता होता आखिर में क्या करता, कार्बन इसको पीएच को नॉर्मल की तरफ ले आता, फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, कम्प्लीटली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपोकार्बिया लेफ्ट शिफ्ट, हाइपोकार्बिया का मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो वो लेफ्ट शिफ्ट काज करवाता है, तो उसको नाम देते हैं हल्डेन इफेक्ट। लेफ्ट शिफ्ट का ये मतलब जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व होता है उसको लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट करवाता है, ये हल्डेन इफेक्ट में होता है। इसको हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। वन स्टैंडर्ड डिविएशन इन ईच साइड ऑफ द मीन, जो एवरेज होता है उसके ईच साइड पे स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग मेजर करते होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ARDS इज आइडेंटिफाइड बाय इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, ARDS में जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो इंटरस्टिशियल होता है, ठीक है, एल्वियोलाई वगैरह के दरमियान में, ठीक है, दो एल्वियोलाई के दरमियान में एडिमा हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन के लिए एक्टिव सिक्रीशन होती है, ठीक है, एक्टिव सिक्रीशन, एक्टिव सोडियम सिक्रीशन प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और वो बना रहे होते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। ये आई बाल के अंदर जो हो रहा था ना एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस डायग्नोज डन बाय डायग्नोसिस के एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज प्लस एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, थायराइड के अगेंस्ट, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करते हैं और उनसे क्या रिलीज़ करवाते हैं, थायराइड हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं, इसको कहते हैं हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए इन एंटीबॉडीज़ को हम चेक करेंगे। ACTH इज कैरीड इच, सॉरी इच इज कैरीड बाय इचिंग जो होती है तो उसको कौन कैरी करता है, डार्सल कॉलम सी फाइबर। जो डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनस का सिस्टम है ना, तो उसमें वो हमारे पास इचिंग को कैरी कर रहा होता है। हुक ऑफ हेमेट इंजरी, हेमेट की इंजरी होगी तो अल्नर नर्व डैमेज होगा। अब इसमें हमारे पास, और अगर वो कौन सा है, इन आर्टिकल स्नफ बॉक्स अगर डैमेज होगा उसमें रेडियल आर्टरी डैमेज होता है, और ल्यूनेट अगर डैमेज होगा तो वो मीडियन नर्व को। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कार्पल बोन, मोस्ट कॉमन कार्पल बोन जो फ्रैक्चर होता है वो स्किफाइड बोन है। स्किफाइड बोन अगर फ्रैक्चर होगा तो उसमें क्या आता है, रेडियल आर्टरी। इसमें याद रखें ना, टर्म को देखिए, मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर। अब नीचे पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड, एक डिसलोकेशन है, एक रप्चर है, फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर स्केफाइड बोन है और उसमें डैमेज रेडियल आर्टरी होता है। लेकिन अगर डिसलोकेटेड, मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन तो वो ल्यूनेट है, उसमें मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है कार्पल टनल के ऊपर। फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हेमेट अगर होगा उसमें अल्नर नर्व डैमेज होता है, और इन आर्टिकल स्नफ बक्स का अगर पेन होगा तो वो रेडियल आर्टरी की। ऑर्गेनिज्म फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जा इन क्या है, स्टेफ ओरियस है। स्टेफ ओरियस ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जा काज करवाता है। अब पेशेंट हमें IgA रेज इजोनोफिलिया एंड एपिसोडिक डिस्निया ड्यू टू एस्परजिलोसिस में IgA रेज होता है, इजोनोफिलिया भी होता है, और डिस्निया तो वैसे भी इससे होता है, एस्परजिलस से। तो क्योंकि ये फंगल है ना, इसमें हमारे पास इजोनोफिलिया पर हो जाती है, न्यूमोनाइटिस काज करता है ना ये, क्योंकि टू डिक्रीज वेट इन डायबिटिक ड्रग गिवन इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डायबिटिक ड्रग है, और जो ओबीस पेशेंट होते हैं डायबिटिक उनको मेटफॉर्मिन देते हैं स्टार्ट से ना, ताकि उनका वेट भी लॉस हो, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज़ हो जाएगी ना वेट लॉस के साथ। तो फिर क्या है, एक तो ये ड्रग खुद भी हमारे पास शुगर को कंट्रोल करेगा, दूसरा उसका जो वेट लॉस होगा उससे भी शुगर कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी।
ग्रेटेस्ट प्लांकनिक नर्व एसोसिएशन विद विच प्लेक्सिस है, तो सिलिक प्लेक्सिस के ब्रांचेज है ना प्लांकनिक नर्व जो होते हैं। अब इनमें से ये जो दिए हुए ग्रेटेस्ट प्लांकनिक या लेसर प्लांकनिक, ये हमारे पास प्लेक्सिस होते ही नहीं है, ये सिर्फ नर्व्स के नाम है। तो ये क्या है, सिलिक प्लेक्सिस से ग्रेटेस्ट प्लांकनिक नर्व वो होता है, ओरिजिनेट होता है। आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन व्हाट विल इंक्रीज, वेगस को स्टिमुलेट करेंगे तो इंक्रीज क्या होता है, पीआर इंटरवल। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, हार्ट कंडक्शन डिक्रीज हो रही है। पीआर इंटरवल भी क्या कर रहा था, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा था, और साथ में पी जो वेव है वो आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है, और पी आर इंटरवल शो करता है कि आर्ट्रिया से लेके एवी नोड तक, एवी नोड से पास हो रहा है क्या वो इम्पल्स। तो जब हम लोग वेगस नर्व स्टिमुलेट करते हैं तो ये क्या करेगा, स्लो कर देगा इसको, ठीक है, एवी नोड से कंडक्शन को, उसकी वजह से क्या, पी आर इंटरवल इंक्रीज होगी। फिर जुगलोडायगेस्टिक लिम्फ नोड ड्रेन करेगा पेराटाइन टॉन्सिल को। नेजोफेरेंजाइटिस एंड फेशियल नर्व पाल्सी, कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, कार्निबैक्टीरियम। कार्निबैक्टीरियम क्या काज कर रहा था, डिप्थीरिया, जिसमें फेशियल नर्व पैरालाइज हो सकते हैं, और नेजोफेरेंजाइटिस इसमें होता है ना, फेरेंक्स की हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होती है ना, मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन भी वहाँ पे पड़ा होता है, बना हुआ पड़ा होता है। ब्रेकियल आर्टरी, राइट साइड के ब्रोंकियल आर्टरी थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी से, थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से राइट साइड के ब्रोंकियल आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड के ब्रोंकियल आर्टरीज डायरेक्ट डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा से ओरिजिनेट होते हैं। कंप्लायंस ऑफ लंग मीन्स का मतलब ये मतलब है वॉल्यूम चेंज होता है वन प्रेशर अप्लाइड है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।